कहानी के समय इस देश में जो पॉपुलेशन थी अन्य धर्मों की वो देख लीजिए, और अन्य जो देश है हमारे पड़ोसी वहां देख लीजिए, हमारे हिंदू घट गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में घट गए, खत्म हो गए, और हमारे यहाँ जो अन्य धर्म है बढ़ गए। यानी कि हम अच्छे लोग हैं, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन पड़ोसी अच्छा होना चाहिए भी है। मतलब कहानी में ट्विस्ट भी है कि वही सरकार जो डकैतों को आश्रय देती है, मौका पड़ने पर वही डकैतों को खत्म भी करती है। तो मायावती सभी का सबसे मोस्ट वांटेड डकैत, जो अपनी ही जाति के अंदर बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का रेप करता था, अपने ही वर्ग के लोगों को मारता था, परेशान करता था, डकैत दौली को अभी हमें तब मिली जब उन्हीं के नीचे काम करने वाले डकैतों ने हथियार उठा लिया। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उपयोग किया डकैतों का, तो सभी लोगों ने राजनीति के गंगा जल से खुद को धोया है। आप बताइए, क्या आप अपने आप के पाप को धो सकते हैं गंगा जल से? कि न जियो किसी अभाव में, न जियो किसी प्रभाव में, ये जिंदगी है आपकी, जियो अपने स्वभाव में। पानी से मैं इसलिए कह रहा हूं संतृप्त हो जाएगा, या मेरा चित्रकूट मेडिकल व्यवस्था में आत्मनिर्भर हो जाएगा, रोजगार में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं मानूंगा कि सबको पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुत संरक्षण मिला, ये किसी से छिपा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी थी, उनके कार्यकाल में भी बहुत सारे डकैत हुए, लेकिन इसमें एक रिवर्स गियर भी है। मतलब कहानी में ट्विस्ट भी है कि वही सरकार जो डकैतों को आश्रय देती है, मौका पड़ने पर वही डकैतों को खत्म भी करती है। तो भैया आप क्या मानते हैं कि जो डाकुओं का वर्चस्व खत्म हुआ, उसके पीछे किस सरकार का हाथ था? सबसे महत्वपूर्ण डकैतों को खत्म करने में मैं मानूंगा कि देखिए, दो सरकारें ऐसी थी जिनके संरक्षण में डकैत पैदा हुए हैं। उनमें नमस्कार, जय बुंदेलखंड दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं बांदा पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं अनुज हनवट जी। दोस्तों, ये 8 साल से लगातार चित्रकूट की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और चित्रकूट में 8 साल से पत्रकारिता का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, इस जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बांदा पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। तो सर, हमारे बांदा पॉडकास्ट की ऑडियंस को थोड़ा अपना इंट्रो दीजिए। जी, सबसे पहले बांग्ला पॉडकास्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप सभी युवा चित्रकूट सहित बुंदेलखंड के विकास को आगे लेकर आ रहे हैं, युवाओं की आवाज बनकर आप लोग भी काम कर रहे हैं। और पिछले 1 दशक पहले जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में जी। तो उस पढ़ाई के दौरान मुझे महसूस हुआ कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, और हमेशा से ये मेरे अंदर रहा है, भाव रहा है कि मैं उस आम आदमी के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास खुद की आवाज नहीं है, जिसे लोगों ने दबाया है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी आवाज बनने का मेरा सपना रहा। और उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ दिन शुरुआत में हमने मोदी जी के लिए भी काम किया। जब प्रधानमंत्री उन्हें बनना था 2014 में, तो एक युवा के तौर पर हमने प्रयास किया था। उस समय हमारे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। मतलब कैसे, मतलब बिना पार्टी के आपने? हाँ, एक संगठन था, नरेंद्र मोदी आर्मी करके संगठन था। इस बात को बताने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि देश के पास एक बेहतर विकल्प था उस समय नरेंद्र मोदी के रूप में। और इसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने चला गया, बट ये तय था कि नेतृत्व की क्षमता थी। घर वालों ने भी समझाया कि अभी ठीक नहीं है, अभी आप पढ़ाई करो। फिर मैंने वहां से पढ़ाई की, मेरा बीए कंप्लीट हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। जहाँ हॉस्टल में रहा हूँ, जहाँ से IAS IPS निकलते रहे हैं। तो ये सारी चीजें रही, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा मैं पत्रकारिता में। लेकिन मैंने एक चीज गौर की है कि पढ़ाई आपको अंदर से मजबूत करती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई करके क्या कर लोगे आप, काम तो यहाँ कुछ आना नहीं है, ना तो कोई डिग्री काम आनी, ना तो कोई टॉपिक काम आना। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर अनुज हनमत ने डिग्री नहीं ली होती, तो अनुज हनमत भी वैसा ही व्यक्ति होता जैसे कुछ होते हैं मेढक टाइप के लोग, जो टर टर करते रहते हैं, मुद्दों से कोई उनका पता नहीं, जनता की पीड़ा से उन्हें कोई मतलब नहीं, एक दूसरे को नीचे उठाना है, गिराना है, इसी पे लगे रहते हैं। तो मैं इन चीजों से ऊपर हूँ। भैया, जैसे आपने बताया कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो आजकल आप सोशल मीडिया चल रहे हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या कर लोगे, और वो मतलब कि सच में नहीं पढ़े लिखे हैं और लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये देखिए, ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन होता है। प्रतिभा वहीं पर सरवाइव करती है, रहती है, जहां पे समझ होती है। और ये कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है, मेरा भी मानना है कि वो एकदम अनपढ़ नहीं होगा। कोई भी क्रिएटर होगा, क्रिएटर का मतलब यही होता है कि कुछ अच्छा नया
और मौलिक सोचने वाला, उसको क्रिएट करने वाला, उसको लोगों तक पहुंचाने वाला। तो पढ़ाई एक प्राथमिक एक कह सकते हैं कि एक विषय है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिग्री लेकर के स्पेशली क्रिएटर बनना पड़ेगा। या मेरे जो युवा साथी मोबाइल में ज्यादा समय दे रहे हैं, मैं उन्हें ये भी कहूंगा कि क्रिएटर बनना कठिन है, बट क्रिएटर्स की रील देखकर अपना समय बर्बाद करना बहुत सरल हो गया है। तो अगर आपके अंदर ये है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप आगे आइए, करिए। बट पढ़ाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी भी ये तय है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, और पढ़ाई से आप हर जंजीर तोड़ सकते हैं, खासतौर पे गुलामी की जंजीर। आप किसी जाति में पैदा हो, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक स्तर हो जाता है, सोच में भी आपका एक स्तर होता है। तो ये बहुत आवश्यक है, इसके बाद आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो भैया आपका मेन उद्देश्य क्या था, मतलब कि आप पत्रकारिता पर आपकी रुचि कैसे आई? देखिए, शुरू से अखबार पढ़ना और टेलीविज़न में समाचार देखने का शौक हमेशा से रहा है। और एक बार मेरा मेरा गांव मानिकपुर में है, जो कि बाठा का इलाका है, डकैतों से हमेशा घिरा रहा। जी। डकैतों का प्रभाव इतना था कि विकास उन्हीं के समानांतर चलता था। वो चाहते थे तो चलता था, नहीं चाहते थे तो नहीं चलता था। मतलब कि वहाँ पर कोई सरकार हाँ, काम नहीं करती थी। सरकार, क्या आप ये कह सकते हैं कि लोगों का खुद का एक, लोगों की आवाज़ भी नहीं थी। तो पहले ये सारी चीज़ें बहुत कहना बड़ा कठिन था कि कैसे विकास होगा हमारे क्षेत्र में। तो वहाँ कई गाँव ऐसे थे जहाँ मैंने देखा कि प्राथमिक सुविधाएँ नहीं हैं। ऐसे ही कुछ गाँव थे जिन्हें लगातार पढ़ाई के दौरान मैं देखता रहता था कि यहाँ पे सड़क नहीं है, विद्युत आपूर्ति नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं एक बार एक चैनल देख रहा था जहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की गई थी, और उस ग्राउंड रिपोर्ट से उस गाँव में बदलाव आया था। तो मैंने देखा कि नेता जो होते हैं वो समय ज्यादा ले लेते हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है कि ऐसा उसे करना नहीं चाहिए उन्हें, बट उनके पास अगर कोई चीज आती है तो समय ज्यादा ले लेते हैं, तब तक लोगों के लिए वो काम प्रभावी नहीं रह जाता है। सिस्टम ऐसा है कि उसके पास इतना दबाव है कि वो प्राथमिक कार्यों को महत्व ही नहीं देता। तो मैंने तब से विचार बनाया कि पढ़ाई के बाद अगर कोई बेहतर काम हो सकता है जो समाज के लिए हो। मैंने अपने व्यक्तिगत अपने लिए कभी नहीं सोचा, मैंने समाज के लिए सोचा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पत्रकारिता में जाऊंगा। मेरा एडमिशन राजनीति विज्ञान में भी हुआ था, विश्वविद्यालय में, एमए में। प्राचीन इतिहास में भी हुआ था, मेरा इतिहास में मेरी बहुत रुचि है। मैंने दोनों को पीछे किया, साइड किया, और मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज बनूंगा, और उनकी आवाज बन करके भी ये कोशिश करूंगा कि वो मुख्य धारा में आए और अपने काम शुरू कर सके। मतलब मैं ये चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मेरे विचार की बात करें, तो मैं चाहता हूं कि अगर तालाब है और व्यक्ति भूखा है, तो वो मैं उसे मछली पकड़ना सिखाऊं। मैं उसे मछली निकाल के देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं ये ऐसा इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं एक बार दे दूंगा, 2 बार दे दूंगा, उससे 1-2 दिन वो पेट भरेगा, उसे आदत ना लग जाए। तो स्किल डेवलपमेंट वाली जो बात थी वो मेरे अंदर है। मतलब अगर मैं रिपोर्टिंग भी करता था तो उन गांव वालों को पहले उस चीज का महत्व बताना कि सड़क का क्या महत्व है, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या महत्व है, आपको शौचालय क्यों बनवाने चाहिए, क्यों आपको रोजगार आवश्यक है, ये सारी चीजें बता करके उनके लिए काम करना और वहां तक कोशिश करना की चीजें पहुंच पाए। तो ये पत्रकारिता का मेन मुख्य मोटो था। और शायद यही कारण है कि 8 साल 9 साल हो रहे हैं, अभी भी मेरे अंदर एक उत्साह है इस चीज को लेकर के। मतलब मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है कि मैंने पत्रकारिता क्यों ज्वाइन की, खुश हूं मैं इस बात को लेकर के। तो भैया आपने ऐसे बताया कि आपका इलाका जो है डाकुओं वाला इलाका था, तो भैया कभी आपके मन में ऐसा है मतलब डर लगा हो अंदर से कि यार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मतलब कि कहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो मन में रहता ना, क्योंकि उस टाइम पर इस टाइम की फिल्में भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, जैसे फूलन देवी, बहुत सारी वो चल रहा था उस टाइम पर, तो कभी लगा हो आपको? देखिए, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ये एक डायलॉग आपने सुना होगा। बट डर कई प्रकार के होते हैं। एक डर होता है जो आपको भागने पे मजबूर करता है। एक डर ऐसा होता है जिससे आप सच को सच नहीं कह पाते। एक डर ऐसा होता है जिसमें आप अपने लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपसे सहायता चाहते हैं। इन तीनों डर में मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं ये जो डर पहला वाला मैंने बताया कि आप पीछे भागते हैं चीजों से। तो मैं इन चीजों में मानता हूं कि डकैतों का हमारे यहाँ होना, डर तो वाजिब सी बात है, बंदूक होगा, गैंग होगी, किसी को कभी भी मार देना, किसी का कभी भी बलात्कार कर देना, किसी को कभी भी कह सकते हैं कि भी जला देना, ये तो डर है ही
हमारे क्षेत्र में तो डर था ही, लेकिन इस डर के पीछे एक उम्मीद थी। जो लोग यहाँ से भाग गए थे, पलायन कर लिया था जिन लोगों ने डकैतों के चक्कर में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शहरों में आकर बस गए थे। खासतौर पे मेरा परिवार किसान परिवार था। मेरे बाबा जी जमींदार थे। इस बात का मुझे कभी घमंड नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ कि उनके भाव मेरे अंदर हैं। उन्होंने एक गांव बसाया, लोगों को रखा, जमीन दी। तो ऐसे चीजों के कह सकते हैं कि ऐसे भाव का मैं प्रोडक्ट हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास पावर है तो पावर आम आदमी के प्रयोग आना चाहिए, और यही पावर डकैतों के पास जब होता था तो वो लोगों के काम नहीं आते थे, वो लोगों का काम बिगाड़ते थे। और एक छवि पेश की जाती थी कि वो रॉबिन हुड हैं। मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए कहीं आप रह रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द आप कुछ ऐसे लोगों को चुनेंगे, कुछ ऐसे समाज को चुनेंगे जहां पे आप ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप कुछ कर रहे हैं, बट आप एक पूरे क्षेत्र से उसका समय छीन रहे हैं। तो डकैतों ने हमारा बहुत नुकसान किया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो डकैत अब चले गए। अब नए डकैत हैं जो सिस्टम में हैं, कह सकते हैं कि राजनीति में हैं। इन सभी लोगों को खत्म करने की जिम्मेदारी ऐसे डकैतों की हम युवाओं की होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये काम हम आपको करना है। तो डकैतों से डर लगता था, लेकिन ये डर नहीं लगता था कि ये हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। डर ये लगता था कि कहीं युवाओं की एक ऐसी फौज ना खड़ी हो जाए कि इन्हें बिल्कुल भागना पड़े छोड़ करके। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये समय आता, इससे पहले ही ईश्वर ने सबको खत्म कर दिया, बट डट के लड़े हैं। और डकैतों के समय हम रह करके हमने आवाजें उठाई हैं और समझने का प्रयास किया है कि डकैतों का कारण क्या था होने का। तो ये सारी विसंगतियां रही हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि हाँ। तो भैया आपने बताया कि कारण क्या था डकैतों का होने का, तो आप बताएंगे उसके बारे में कि कारण क्या था? बिल्कुल, डकैतों के होने का कारण यहाँ का कह सकते हैं कि यहाँ की जो राजनीति है, राजनीति को मानूंगा मैं यहाँ का मुख्य कारण, क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण हुआ। और आपको याद होगा, आपने कई वेब सीरीज फिल्में देखी होंगी। हर राजनीति में नेता जो होता है कई तरह का होता है, कई टेस्ट का होता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तित्व से जीतते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो ऐसे गुंडों को, डकैतों को अपने पास रख के उनका हमारे यहाँ फरमान चलता था, डर वाला माहौल। हाँ, हमारे यहाँ फरमान चलता था। गैंग जाती थी गांव में, फरमान देती थी कि इसको वोट देना है, इसको जिताना है। कई नेताओं के तो संबंध डकैतों से आए, उनके केस चल रहे हैं। कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से डकैतों का सहयोग किया है। तो हमारा चित्रकूट एक विशेष रूप से कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा लाभान्वित रहा है जिन्होंने डकैतों को पाला पोसा है। और जैसे ही डकैत खत्म हुए हैं, मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को बताऊं कि जैसे ही चित्रकूट से डकैत खत्म हुए हैं, वैसे ही ऐसे लोगों की राजनीति भी खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो वो लोग सावधान हो जाएं जो सर झुकाते हैं डकैतों के सामने। एक जातिगत वोट के लिए डकैतों को डकैत नहीं कहते, कुछ लोग भगवान कहते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि डकैत डकैत होता है, गलत गलत होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो देश का सबसे बड़ा डकैत रहा हो, कई ऐसे डकैत हमारे चित्रकूट में हुए हैं, तो डकैत डकैत होता है। इस फिलॉसफी को मानने वाला समाज ही आगे बढ़ सकता है। डकैत मानसिकता को संरक्षण देने वाला समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो सिर्फ ये कह सकता है कि सामने वाला जातिवादी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकता। तो भैया एक और मेरा सवाल है कि भैया जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि भैया सब लोग डरते हैं कि भैया वो किसी को कभी भी किसी को मार सकते हैं, और बंदूक तो रहती है। और मैंने शायद बहुत टाइम पहले फिल्में भी देखी थी, फूलन देवी, बहुत सारी फिल्में वो डकैतों के ऊपर बनती रही हैं। तो भैया मतलब कि वैसा ही बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि आप तो उनके बीच में रहे हैं, आप मतलब कि गए हैं उनके सामने, तो सेम ऐसा रहता रहो कि नहीं यार जो फिल्मों में दिखाया जाता है सेम वैसा ही रहता रहो? देखिए, फिल्मों में जो डकैत दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं चंबल के, घोड़ों में आना, घर को लूटना, मारना। हमारे यहाँ का टेस्ट थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ घोड़े नहीं थे, यानी कि उतनी आर्थिक संपन्नता डकैतों की नहीं थी। पैदल चलना, 100-150 की गैंग लेकर के चलना, यहाँ के जो गरीब आदिवासी हैं उनको बरगला कर, फुसला कर, उनको अपने साथ रखना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना। अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, डकैत विशेष जाति के थे। यहाँ पे हमेशा विशेष जाति के लोग रहे हैं डकैत। ये महज एक कह सकते हैं कि एक संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी एक रणनीति के तहत ऐसा किया गया, सामाजिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए। बट नुकसान सबसे ज्यादा कोल आदिवासियों का हुआ है।
हमारे यहाँ जो कोल है, मूल निवासी हैं यहाँ पे चित्रकूट के, लाखों की संख्या में रहते हैं। सबसे ज्यादा जेल गए हैं निरपराध, यानी उनका अपराध नहीं था तो कोल गए। डकैतों के साथ जबरदस्ती डकैत अपने साथ चलवाते थे, क्राइम करवाते थे, और जब जेल जाने की बारी आती थी तो उनको भिजवा दिया जाता था, पकड़वा दिया जाता था। कभी भी सरगना जल्दी जेल नहीं गया। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहाँ का डकैत आर्थिक रूप से मार मारता था, यानी कि किडनैपिंग करना, पैसे फिरौती लेना, विकास काम में पैसे लेना, अधिकारियों को हमेशा परेशान करना, और अधिकारी इनके डर के कारण करबी मुख्यालय से ही काम को लिख देते थे कि ये काम हो गया कागज में। डकैत हमारे यहाँ ऐसे थे जो नेता बनाने का काम करते थे, प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर विधायक, और विधायक से लेकर सांसद तक बनाने का काम डकैत करते थे। समझ रहे हैं आप? मतलब यहाँ का डकैत जो था वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत था। और ये उदाहरण अभी भी चित्रकूट में है कि चित्रकूट में आप मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संबंध डकैतों से थे, कुछ पारिवारिक रूप से भी डकैतों के परिवार से हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उपयोग किया है डकैतों का। वो सभी लोगों ने राजनीति के गंगा जल से खुद को धोया है। आप ये बताइए, क्या आप अपने आप के पाप को धो सकते हैं गंगा जल से? नहीं। तो ऐसा हुआ हमारे यहाँ। तो भैया कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं तो आप गए हों और आपका सामना मतलब कि हो गया हो उनके साथ, और आपको अंदर से डर लगा हो कि अब क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डकैत बहुत सारे मतलब देखे हैं मैंने, मतलब उनकी रिपोर्टिंग भी की है, उनके डर के माहौल को भी देखा है कि कैसा माहौल होता है डर का। और सबसे महत्वपूर्ण एक वाकया मुझे डकैत गोप्पा का याद है। गोप्पा एक डकैत था जो बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा डकैत था जो डरता नहीं था किसी से। और उस वक्त कई केस हुए थे, कई लोगों को मारना। एक बार मैंने देखा था कि बोरिंग मशीन ही फूंक दिया था, पूरी बड़ी सी बड़ी मशीन। बहुत सारी ऐसी चीजें उसने की कि उसके डर से सभी लोग वाकिफ थे। तो एक बार क्या हुआ कि उसे पकड़ा गया, और हमें पता लगा कि पुलिस ने पकड़ा है, एसटीएफ ने पकड़ा है। तो हम लोग थाने पहुंच गए। थाने में वहां पे मुलाकात हुई, मतलब सलाखों के पीछे था वो डकैत। तो बातचीत होने लगी। अब इंटरव्यू लेने का एक आया मन में कि कैसे पकड़े गए, क्या है क्या नहीं, डकैत क्यों बने। तो एक तो बहुत कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैंने जब उससे पूछा कि क्यों डकैत बने, तो उसने मुझे गीता का श्लोक सुनाया। मतलब एक तो मेरे लिए बड़ा अजीब था कि गीता का अध्ययन एक डकैत को है, या इतना धर्म की बातें, फिर ऐसी चीजें क्यों करते हो? भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में, या हर जगह कहा है कि प्रेम से रहना है, किसी का उत्पीड़न नहीं करना है। तो वहां पे उसने कहा कि मतलब गीता का श्लोक सुना करके कि धर्म की स्थापना के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा धर्म है जो लोगों को मारना सिखाता है? मतलब बेफिजूल की बात है। अगर मैं कहूँ मोटा मोटा तो कोई भी सिद्धांत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि डकैत कोई भी हो, डकैत के व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ था उसकी वजह से आप एक एजेंडा नहीं खड़ा कर सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गलत हुआ होगा तभी तो डकैत बना, तो भाई कुछ अच्छा कर दो और खत्म करो। फिर ये क्या हो गया कि 10-10, 20-20, 30-30 साल आपको लोगों को मारना पड़ा, जो निरपराध लोग थे उनको मारना पड़ा, जिनका कोई कनेक्शन नहीं था आपसे उसको मारना पड़ा, पूरे समाज को आपने डरा धमका के रखा। ये चीजें कैसे हुई? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एजेंडा क्रिएट किया जाता है। और मैं ये मानता हूं कि डकैत जो होता है वो डकैत ही होता है, वो कुछ और नहीं हो सकता है। उसकी स्टोरियां प्लांट नहीं होनी चाहिए, और युवाओं को ये मैसेज क्लियरली सबको लेना चाहिए कि गलत को गलत कहना चाहिए, और गलत का गलत होता भी है, वो ये एकदम कन्फर्म है। भैया मतलब कि उनका एक ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है डकैतों का, जैसे फिल्मों में नॉर्मल ही था। जाता है? हमारे देखिए फिल्मों में क्या होता है कि फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए हमेशा से जो चंबल का एरिया रहा है, मतलब जहाँ पे ग्वालियर है, भिंड, मुरैना, इस एरिया में बड़े डकैत हुए हैं। मतलब उनके सिद्धांत होते थे, उनका अपना एक पावर होता था, और बहुत सारे लोगों ने समर्पण भी किया, उनके इंटरव्यू भी आए हैं। तो वहाँ का सिनेरियो और हमारे यहाँ का सिनेरियो अलग है। हमारे यहाँ मैंने आपको बताया ना कि जंगल में रहना, और जंगल में रह के कहीं भी जंगल में खाना बनाना है, खाना है। मतलब यहाँ के डकैतों की जिंदगी तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी थी कि इसको मैं नहीं कह सकता कि ये जिंदगी किसी को होनी चाहिए किसी की। पैसा है, आप जो करेंगे वो आप कर लेंगे, लेकिन जिंदगी कुत्तों जैसी थी।
यहाँ से भागना, वहां से भागना, कभी पुलिस आ गई, कभी इधर भागना, चट्टानों में ही खाना बनाना, वहीं सोना, डर हमेशा उनको रहता था। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के डकैत कभी परिपक्व नहीं हो पाए, यहाँ के डकैत कभी संसाधन संपन्न नहीं हो पाए, उन्हें हमेशा प्रयोग किया गया। और जब वो काबिल हुए, समझदार हुए यहाँ के डकैत, तो उन्होंने यहाँ के सिस्टम को, राजनीति को, और दादुओं को, खास तौर पे यहाँ के दादू भी बड़े महत्वपूर्ण थे, सबको ये बता दिया कि गुलामी करने के बाद हमें भी आता है आतंक का पर्याय बनना। तो ये सारी चीजें यहाँ हुई है। तो यहाँ का कॉम्बिनेशन अलग है, यहाँ का फिल्में, यहाँ के ऊपर फिल्म कभी नहीं बनी। तो भैया जैसे कि आपने बताया कि डाकुओं का प्रयोग किया गया है, तो प्रयोग किसने किया इस पर? राजनीति ने प्रयोग किया, मैंने आपको पहले बताया। कुछ अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे चित्रकूट के, बुंदेलखंड के भी आप पलट लें, अगर बांदा का भी पलट लेंगे, बांदा भी जुड़ा रहा, पहले तो जिला ही था बांदा, बांदा जिले में चित्रकूट आता था। तो और ये बात देखिए, हम कितनी बार आजाद हुए, हमारा ये बांदा का जो दोनों बांदा चित्रकूट के जिले हैं, ये 1947 में आजाद नहीं हुआ, हम लोग बहुत लेट आजाद हुए हैं। अभी ये चीजें गलत बताई जाती हैं। 1947 में तो अपना भारत आजाद हुआ। हाँ, लेकिन हम नहीं आजाद हुए, हम नहीं आजाद हुए। हम मतलब बांदा चित्रकूट के लोग 1947 में आजाद नहीं होते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि यार अनुज हनुमत इतना पढ़ा लिखा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, बट अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी 1947 में। बट इसके बाद 1970 में दादू यहाँ के थे। दादू मतलब किसी भी जाति का ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधन है, जो आम को इमली कहला लेता है, जो सही को गलत कहला लेता है, ऐसे लोग यहाँ थे। तखत लगती थी, उसमें मसलंद लगती थी, उसमें बैठता था वो व्यक्ति, और उसके नीचे आगे पीछे 4 लोग बैठते थे, जी हुजूरी करते थे। वो कहता था कि कोई चीज अगर वो कहता था तो उसे कहते थे हाँ हाँ वाह दादू आपने बहुत सही कहा। तो ऐसा एक गुलामी का समय 1970 तक झेला है हम लोगों ने। तो एक तो वो आजादी हमें तब मिली जब उन्हीं के नीचे काम करने वाले डकैतों ने हथियार उठा लिया। वो पहले दादू रखते थे अपने गुलाम के रूप में डकैतों को। यहाँ तेंदू का पत्ते का काम होता था, बीड़ी जिससे बनती है, बहुत बड़ा कारोबार था। वन विभाग द्वारा यहाँ नीलामी में जंगल दिए जाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें दादू करते थे यहाँ के जो संसाधन संपन्न थे। फिर से बता दूं, किसी भी जाति के होते थे वो, किसी विशेष जाति के नहीं, किसी भी जाति के। उन लोगों के नीचे थे डकैत। 1970 तक डकैत उतना प्रभावी नहीं था यहाँ का। इसके बाद जब उन्होंने समझा कि इनकी आपसी लड़ाई है और उस लड़ाई में जो पूरा इफेक्ट है वो पैसे का है, पावर का, उन्होंने पावर अर्जित की, अपनी गैंग बनाई, और इसके बाद वो जो दादू लैंड था वो ददुआ लैंड में बदल गया हमारे यहाँ। तो ददुआ लैंड भी 2007 तक चला। जब 2007 में ददुआ मरा, यहाँ का सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड था पूरे देश का, वो डकैत जब मरा तब हम फिर आजाद हुए तीसरी बार। फिर यूपी का सबसे मोस्ट वांटेड डकैत, जो अपनी ही जाति के अंदर बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का रेप करता था, अपने ही वर्ग के लोगों को मारता था, परेशान करता था, डकैत बबली कोल। हाँ, ये नाम मैंने सुना हुआ है शायद। डकैत बलखड़िया, ठोकिया, ये सारे डकैत जब मरते हैं तो हम चौथी बार आजाद होते हैं। और अभी भी सिर्फ 50% हमें आजादी मिली है, और 50% गुलाम अभी भी सिस्टम के हैं। ऐसा सिस्टम जो सड़क को बनने में ही खा लेता है, ऐसा सिस्टम जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा। हमारे यहाँ का युवा बांदा चित्रकूट का सबसे ज्यादा शहर में रहता है, अपने घर में नहीं रह पा रहा। वो 20,000 की नौकरी करता है और ये तड़प रहती है कि मैं अपनी पत्नी से मिल लूं, बहन से मिल लूं, पापा से मिल लूं। घरों में जो माँ बाप हैं परेशान हैं, कोई क्यों पैदा करता है बच्चा? सेवा के लिए करता है, साथ में रहेगा हमारे। और उस उम्र में भी बच्चों से वीडियो कॉल पे बात हो रही है, बेटा कब आओगे, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश चले गए सब लोग। तो ये किसने किया? ये हमारी इसी गुलामी ने कराया। स्वास्थ्य में भी अगर बच्चा होना है तो प्रेग्नेंट महिला को ये बिल्कुल पता नहीं कि उसका बच्चा बच पाएगा कि नहीं। आज भी चित्रकूट की हकीकत। मेडिकल व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं। चित्रकूट का स्वास्थ्य, जो चित्रकूट की स्वास्थ्य सेवा है, बहुत बदलाव हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी रिफर सेंटर है। व्यवस्थाओं में, विभागों में भ्रष्टाचारी दीमक बन के लगे हुए हैं। जो हमारे यहाँ का जल स्तर है वो 1000 फीट चला गया है पाठा में, बहुत ज्यादा। तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि इतनी बार आजाद होने के बाद भी अभी एक कसक है आजाद होने की, और वो आजादी तब मिलेगी जब मेरा पाठा इलाका पानी से संतृप्त हो जाएगा, जब मेरा चित्रकूट
मेडिकल व्यवस्था में आत्मनिर्भर हो जाएगा, रोजगार में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तब मैं मानूंगा, बांदा के जो हमारे बांदा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि बांदा चित्रकूट के लोगों को पूर्ण रूप से आजादी मिली है। अब आप समझिए कि 100 साल होने को है, आजादी का अमृत काल मनाने की योजना सरकार बना रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां आज भी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, ये स्थितियां हैं। तो भैया आप क्या मानते हैं कि जो डाकुओं का वर्चस्व खत्म हुआ उसके पीछे किस सरकार का हाथ था? सबसे महत्वपूर्ण डकैतों को खत्म करने में मैं मानूंगा कि देखिए, दो सरकारें ऐसी थी जिनके संरक्षण में डकैत पैदा हुए हैं। उनमें मैं मानूंगा कि सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, जी। बहुत संरक्षण मिला, ये किसी से छिपा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी थी, उनके कार्यकाल में भी बहुत सारे डकैत हुए। लेकिन इसमें एक रिवर्स गियर भी है, मतलब कहानी में ट्विस्ट भी है कि वही सरकार जो डकैतों को आश्रय देती है, मौका पड़ने पर वही डकैतों को खत्म भी करती है। तो मायावती सरकार में सबसे बड़ा जो डकैतों का खात्मा हुआ वो ददुआ का था। ये बहुत आश्चर्य का विषय है कि मतलब बहुत मजबूत शासन प्रणाली के तौर पर मायावती हमेशा विख्यात रही हैं। उनके शासनकाल में ददुआ की समाप्ति हुई। फिर मैं मानूंगा कि जब योगी जी आए तो योगी जी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मतलब भाजपा की सरकार में जो ये मेन स्ट्रीम के डकैत थे, मतलब अब तो ये हालत हो गई है इस चित्रकूट में कि अब वो डकैत पैदा होने की संभावना नहीं है। मतलब ऐसे डकैत अब नहीं मिलेंगे जो जंगल में रहें, जंगल से शासन चलाएं, फरमान चलाएं, ये अब नहीं हो सकता। तो इसके लिए पूरा क्रेडिट गोज टू भाजपा सरकार। बट बीच में मायावती सरकार ने किया था, एक बेहतर काम किया था। और मैं मानूंगा कि इन दोनों सरकारों से सबको सीखना चाहिए, और किसी सरकार की गलती नहीं होती है, सत्ता पाने के लिए व्यक्ति हर तरह के प्रयास करता है। बिल्कुल। तो भैया आपको क्या लगता है कि अगर अगर आगे भाजपा सरकार नहीं रहती और या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या लगता है आपको कि फिर से ऐसा कुछ होगा? नहीं, अब तो मुझे नहीं लगता। मैंने ये सोच के आपको नहीं बताया था पिछले प्रश्न में उत्तर, वो उस दौर का सच था। और आज का जो दौर है वो अखिलेश यादव एक युवा है। अखिलेश यादव मेट्रो चलाने की सोच वाले हैं, इकाना स्टेडियम बनाने की सोच वाले हैं। वो कह सकते हैं कि 112 जो पुलिस की सेवा, उसको शुरू करने वाला व्यक्ति है। तो एक युवा सोच वाला व्यक्ति अराजकता को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं ये एकदम से कंफर्म हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर भविष्य में आती है तो उसमें ये अराजकता इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी। ये एकदम कंफर्म है, क्योंकि अब राजनीति का स्वरूप बदल गया है। अब बात मुद्दों की होती है, युवाओं की होती है, दूरदर्शी सोच की होती है। कोई भी नेता वही काम करना चाहेगा जो जनता को पसंद हो। तो ये अब समय है। लेकिन हाँ, अब साइबर अटैक हो रहे हैं, अब एआई आ रहा है, तो ये नए डकैत हैं। भैया आपने एआई की बात की तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो एआई है वो मतलब कि आजकल के युवाओं के लिए और आजकल की पीढ़ी के लिए मतलब कितना हानिकारक है और कितना लाभदायक है? देखिए, ऐसा है कि अगर बंदूक का आविष्कार हुआ तो शांति के लिए नहीं हुआ। ठीक है, बंदूक कभी शांति स्थापित नहीं कराती। बंदूक डर पैदा करती है, बंदूक युद्ध की द्योतक है। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मा। बट मैं ये मानता हूं कि दोनों चीजें आवश्यक है। शांति के लिए आपको वार्ता करनी होगी, शांति के लिए आपको डर भी पैदा करना होगा। और जहां भी किसी व्यक्ति का स्वाभिमान, समाज का स्वाभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान हो, तो वहां बंदूक भी उठानी चाहिए, जवाब भी देना चाहिए। लेकिन पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि वार्ता से चीजें बन जाएं। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि खास तौर पे मैं हमेशा जब मैं पूजा करता हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ भी आरोप लगाए, कितनी भी छीटाकसी करे, इससे उसके अंदर हो, गाली गलौज करता हो सोशल मीडिया में, मेरे खिलाफ उलूल जुलूल की बातें लिखता हो, ये आज का नहीं है, ये पिछले 8 साल से ऐसा हो रहा है। क्योंकि समाज में जब आप काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोकप्रियता आपके पास आती है, पावर आपके पास आता है, तो आपके उतने ही दुश्मन भी होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, मठाधीश टाइप के लोग, जो अपने कह सकते हैं सिपाहियों को आगे करते हैं कि भाई इसको लड़ा दो, इसको पीछे कर दो, छीटाकसी कराओ, खुल के इसके आगे नहीं चरित्र आते। को हाँ नुकसान पहुंचाओ। बट मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो सिद्धांत ईश्वर देखता है, जो मेरे खिलाफ बिना
कह सकते नहीं कि क्योंकि मैंने कभी अपना निजी स्वार्थ रखा नहीं। अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाता है, छींटाकशी करता है, तो उसको ईश्वर जो है देखता है। बट मैं खास तौर पे अपने दुश्मनों के लिए हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर वो रहेंगे तभी मैं तेज काम करूंगा। बिल्कुल। आप आरोप लगाइए, मेरे अंदर दम होगा तो मैं काम करके उस आरोप से ऊपर निकल जाऊंगा। और मैं बांदा पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, और युवाओं को भी खास तौर पे, कि अपनी लकीर बढ़ाइए, दूसरे की लकीर को मत काटिए। वो समय वेस्ट कर रहे हैं आप। अपनी लकीर बढ़ाइए, पानी डालिए उस जड़ में, उसको सींचिए और उसको बड़ा करिए। फिर आप जब आपकी लकीर जब बड़ी हो जाएगी तो सामने वाली खुद ब खुद बौनी हो जाएगी, फिर वो कुछ भी लिखे। आप ये बताइए, आसमान में थूकने वाले व्यक्ति के ऊपर ही तो थूक पड़ता है, बिल्कुल। आसमान में तो नहीं पड़ जाता। नहीं। भगवान को गाली देने वाला क्या सोचता है? वो कुछ भी कर सकता है। देश को गाली देने वाले जो वामपंथी सोच के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। राष्ट्र की संप्रभुता की भी एक छत होती है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। बिल्कुल। समाज के भी की एक संप्रभुता है, धर्म की भी एक संप्रभुता है, व्यक्ति की भी एक संप्रभुता है। आप कितना भी लिख लीजिए, बट आप किसी भी व्यक्ति के वजूद को इंकार नहीं कर सकते। मैं अगर काम कर रहा हूं, अनुज हनुमत गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन अनुज हनुमत की बात का फर्क पड़ता है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि मैंने लोगों के लिए काम किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप स्वस्थ रहिए, जो मेरे शुभचिंतक हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही छोटी सोच के साथ चलते रहिए, आरोप प्रत्यारोप करिए। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आगे बढ़ूं और आप जैसे लोगों को ये बता सकूं कि आसमान में नहीं थूकना चाहिए। तो भैया डकैत के बाद एक शब्द आता है माफिया। तो भैया माफिया पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या आपके विचार क्या हैं लेकर? देखिए, माफिया पर सब कुछ तो योगी जी ने कह दिया। योगी जी ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। अभी माफिया कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आप समझिए कि आपने पूछा कि डकैत हैं, तो या तो घोड़े पे चल के आ रहा होगा या तो जंगल में होगा, पर कुल मिला के ऐसा कि वो समाज से कटा होगा, वो घरों के बीच में नहीं रहेगा, बिल्कुल। घरों से दूर रहेगा, कहीं किनारे रहेगा, जंगल में बचने का प्रयास करेगा कि कोई मुझे जल्दी देखे ना, मेरी फोटो ना आए, मेरा इंटरव्यू ना आए। बट माफिया चाहेगा कि वो लोगों के बीच में रहे, उसकी फोटो आए, उसको लोग कवर करें, उसकी रील्स बने, हवा में बंदूकें लहरा देना, किसी को चलते सड़क में गोली मार देना, किडनैप कर लेना, किसी बहन की इज्जत लूट लेना, ये सब काम माफिया करते हैं। और अभी ये तो माफिया जो मैंने बता दिया, ये आपको बताया मैंने 2000 के बाद 2015 तक के, ये माफिया है जो ऐसा करते थे। अब इसके बाद के माफिया कैसे हैं? घर में खाने को नहीं है, बट रील ऐसी है कि माफिया, समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसे माफिया हैं जो सिस्टम में हैं, मतलब बालू चोरी करना है तो माफिया, बालू माफिया। क्यों आप माफिया हैं? क्योंकि आप प्रकृति की असमत लूट रहे हैं। जिस नदी की जान होती है बालू, उसको आप निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि व्यापार है। क्यों ऐसा व्यापार कर रहे हैं? अंगुलीमाला की कहानी सुनी आपने? इसे चित्रकूट के थे महर्षि वाल्मीकि, जो युवा अवस्था में चोरी डकैती करना, लूटपाट करना, ये करते थे वो। सबको पता है कि संत मिले, उन्होंने पूछा कि क्या है जो तुम कर रहे हो, क्या आपके परिवार वाले से सहभागी हैं, पूछना जरा, तुम्हारी बाप की कमाई खाते हैं, उनको ठीक लगता है? पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया कि तुम्हारा आप करते हैं कमाई, हमें क्या पता आप कैसे लाते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे ही माफियाओं को अपने घरों में पूछना चाहिए। वैसे अब तो ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि घर वाले भी कहेंगे भाई मॉल घूम रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गाड़ी आ रही है, तुमको भी कोई खास मतलब नहीं है। अब वो परिवार भी नहीं है कि मेरे घर में टाइल्स काहे की लगी है, लूट की टाइल्स है, माफिया जो है उनकी टाइल्स है, उनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसो आराम करना है। इसके भुक्तभोगी लोग बाद में होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नया ट्रेड है माफियाओं का, ये बदलना चाहिए और हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि वो कैसी कमाई खा रहा है। ये बहुत आवश्यक है जीवन में। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे, मतलब जैसी कमाई करेंगे खाएंगे, वैसा ही आपका जीवन बढ़ेगा। और गलत कमाई हमेशा बहुत तेजी से दिखती है और आदमी कहता है कि भगवान मान रहा है उस बंदे को, लक्ष्मी मान रही है, लेकिन उसी व्यक्ति की अवनति उसी 40 साल में हो जाती है। तब फिर आदमी कहता है कि देखो, तो इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। चलो, तो भैया जैसे कि सत्ता पक्ष होता है,
तो वो तो मतलब कि जो विपक्षी पार्टी के मतलब कि होते हैं तो उनको तो खत्म कर दिया, जो माफिया होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। और जो भैया जो बैठे हुए हैं सत्ता पर और माफिया हैं तो उनको खत्म करने का मतलब क्या है? मैंने आपको शुरू में कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, और जिस दौर में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत का समय था। मतलब राजनीति में यह महसूस हुआ नेताओं को कि अब भीड़ हमारे पीछे चलने वाली है नहीं, हम झूठ बोलते हैं, हम कोई काम करते नहीं, हम व्यापार में भी अपना जो कमीशन है वो लेते हैं, तो जनता दूर जाती चली गई। और जब जनता दूर गई तो नेताओं को यह महसूस हुआ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे अच्छे नेता थे पहले भी अभी भी हैं, बट एक विशेष तौर पे सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों को ये लगा कि अब हमें लोगों को डराना पड़ेगा, इनडायरेक्टली धमकाना पड़ेगा। तो वहां पे माफियाओं की एंट्री हुई, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में हुई। यहाँ का लश्कर अलग है, यहाँ का चाव अलग है राजनीति का। यहाँ राजनीति को खासा महत्व दिया जाता है। 10 गाड़ियां होंगी, छोटा सा चुनाव होगा 50 गाड़ियां होंगी। ये सारी चीजें बताती हैं कि इस प्रदेश में राजनीति का स्तर क्या है। बदलाव की बात करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, बट उस बात की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग मिलेंगे। तो आप मान लीजिए कि आप सत्ता में हैं, आपने माफिया खत्म कर दिए और आपने कहा कि हम प्रदेश को माफिया मुक्त प्रदेश बना रहे हैं। ऐसे में ही सोशल मीडिया में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि लगता है, जिसमें कहा जाता है कि आप अपनी जाति के माफियाओं को बचा रहे हैं, आप सत्ता पक्ष से जुड़े माफियाओं को बचा रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं देख रहा था, जिसमें आया था कि लोकसभा और विधानसभा में सबसे ज्यादा क्रिमिनल लोग हैं जो नेता चुन के गए हैं। ये कब खत्म होंगे? क्या ये वही लोग हैं जो बचने के लिए चले गए? तो सत्ता में रह करके अगर आप वास्तव में माफियाओं को खत्म करना चाहते हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, तो आपकी दृष्टि बराबर होनी चाहिए। समानता से काम करने का निर्देश संविधान देता है। सरकारें वो निरंकुश होती है जो मैसेज तो देती हैं कि हमने माफिया खत्म कर दिए, बट अपनी जाति के लोगों को या कुछ विशेष जो ट्रेड वाले लोग हैं उनको बचा लेना, ये गलत है। और अगर ये नहीं होगा तो आने वाले दिनों में यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अगली सरकार आएगी, वो आपके जो माफिया होंगे उनको मारेगी, खत्म करेगी। फिर आगे आएगा, माफिया पैदा होते जाएंगे, मरते जाएंगे, बदलेगा कुछ नहीं। ये कब बदलेगा? जब आपके जैसे युवा, हमारे जैसे युवा राजनीति में आएंगे। माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आपको अपराधी मुक्त राजनीति बनानी पड़ेगी। मतलब राजनीति का अपराधीकरण खत्म होगा, माफिया खत्म होंगे, नेता चुने जाएंगे, और ऐसे नेता चुने जाएं जिन्हें समय पर जनता राइट टू रिकॉल करके बुला ले। बिल्कुल, देश में यह संविधान में होना चाहिए कि अगर आप जनता अगर नाखुश है नेता से 5 साल में चुनने के बाद भी, तो उसको सदन से बुला ले वोटिंग करके। ये नियम भी होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और ये होना चाहिए। तो माफिया खत्म हो जाएंगे जब जनता के पास अधिकार होगा। अभी तो सबको लगता है कि 5 साल चुन लिए, पहले जनता के सामने आप ऐसे आते हैं चुनाव में, इसके बाद फिर जनता आपके पैरों में नजर आती है। तो ये चीजें नहीं होगी। मतलब कि एक वो हो जाता है ना कि अब तो मैं 5 साल के लिए बनी गया हूँ, अब मुझे कोई डर खत्म है। भाई अधिकारी का डर खत्म है कि वो 62 साल की नौकरी करेगा, वो रौबदार है। नेता की खत्म है कि वो 5 साल तो करेगा ही, अब 5 साल में इतना तो कर ही लेगा कि उसे किसी के यहाँ ये नहीं करना पड़ेगा। वो आगे पूरी जिंदगी आराम से बैठे बैठे खाएगा, इतना वो कर लेता है। ये है। तो भैया जैसे आपने बताया कि युवा को आना चाहिए राजनीति पर, तो भैया क्या आप भी राजनीति पर आने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति गलत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि गलत लोगों को मौका तभी मिलता है जब सही लोग हटते हैं किसी काम से। और ये इस बात में, अब देखिए, आप अगर वो कराएंगे, इस चीज का सर्वे करा लें अगर आप अपने बांदा पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आप घरों में सर्वे करा लें, तो आपको 90% ये आएगा कि हम अपने बच्चे को नेता नहीं बनाना चाहते, क्योंकि लेकिन नेता हम पे रूल करें ये हम चाहते हैं। तो कौन सा नेता रूल कर रहा है? जिसके पास विजन नहीं है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स पे काम करता है, जो अपनी जाति के हिसाब से काम करता है, जिसके अंदर समाज का जहर भरा हुआ है, वो काम करता है, जो अपनी कोठियां बनाना चाहता है, अपने घर बनाना चाहता है, कमीशन लेना चाहता है निधियों में, वो डकैत टाइप के लोग नेता बन रहे हैं। तो हम जैसे युवाओं को, मैं फिर से कह रहा हूं, आप जैसे युवाओं को, हम जैसे युवाओं को अगर मौका मिले
और अगर ये भी हो कि जनता अगर चाह रही है तो आप आइए राजनीति में, एक बदलाव की बात करिए। हो सकता है आपका ये प्रयास छोटा हो, आप मुख्य धारा में ना आ पाए, लेकिन एक सीढ़ी बनेगी। मंदिर आप देखते हैं, पहाड़ में मंदिर होता है, पहली सीढ़ी बाकी सीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा होती है। अगर वो पहली ही ना बनी होती तो मंदिर तक कोई नहीं पहुंच पाता। तो हो सकता है कि मैं पहली सीढ़ी बन जाऊं, हो सकता है आप आखिरी सीढ़ी बन जाए, और हो सकता है कि हम और आप मिल करके पूरी सीढ़ियां बना डालें। तो हर व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सही लोग आएंगे, कुछ बेहतर होगा। जब कुछ बेहतर होगा तो एक बेहतर समाज बनेगा। भैया, एक समाज के मन में एक मिथ्या रहती है कि राजनीति एक दलदल है, अगर इसमें हम अपने बच्चे को भेजेंगे तो वो फंसता चला जाएगा और निकल नहीं पाएगा कभी। तो भैया, जैसा कि आपने बताया कि आप राजनीति पर आना चाहते हैं, तो आगे फ्यूचर में कभी भी आप अगर जो राजनीति पर आते हैं तो आप किस पार्टी से राजनीति पर आएंगे? देखिए, राजनीति जो होती है वो आप तय नहीं करते कि आप कब आना चाहते हैं। ये समय तय करता है, जनता तय करती है, और आपका भाग्य तय करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, जनता आपको किस रूप में अपना कह सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता बनाना चाहती है। तो ये उन चीजों पर डिपेंड करता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि दिमाग में चल रही बात कब पूर्ण होगी, ये आपके मुकद्दर पे निर्भर करता है। यहां से यहां की दूरी इतनी भी नहीं है, लेकिन जब आपका भाग्य होता है तो आप एक साल में बन जाते हैं, एक दिन में बन जाते हैं। एक दिन का आपने मुख्यमंत्री भी देखा है, एक दिन की सरकार भी देखी है आपने, 5 साल की सरकार भी देखी है आपने, और पिछले 15 साल से भी देख रहे हैं, और पीछे की 60 वर्षों की सरकार भी देखी आपने। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां से यहां की दूरी इतनी है, लेकिन ये तब पूरी होती है जब आपका भाग्य हो। तो ये समय तय करेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं, एक ऐसा राष्ट्रवाद जो देश को हिंदुत्व के तौर पर देखता है, देश को जातियों के तौर पर नहीं देखता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ही है कि जातियों पर राजनीति करने वाले लोग देश को कहते हैं कि देश संप्रभु बने। देश संप्रभु कब बनेगा? जब देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो इस देश की आत्मा है, वो हिंदू सनातन संस्कृति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी धर्म के लोग देश में नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहना भी चाहिए। भाई देखिए, घर तो हम बना लेंगे, बट मोहल्ला कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, देश में मोहल्ला होता है, मोहल्ले के लोग अपने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि घर के लोग जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, तो मोहल्ले के भी हों, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा एक प्यारा सा देश है, जहां मैं उस देश को एक मोहल्ला मानता हूं, मेरा अपना घर, यानी हिंदू सनातन संस्कृति का घर, और उस मोहल्ले में रहने वाले अन्य बाकी धर्म सम्मान से रहें, आपस में भाईचारे के साथ रहें, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ना बने, जहां से मोहल्लों से खत्म कर दिया गया हिंदुओं को। हमारे यहाँ देखिए, हमारे मोहल्ले में क्या हाल है। हमारे मोहल्ले में 2-4 घर बढ़ ही गए होंगे पिछले आजादी के बाद से, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे लोगों का क्या हुआ? हम लोग तो इतने से भी नहीं बचे। और हमारे यहाँ रहने वाले लोग आज इतने से बढ़ गए हैं, यानी कि हमारा देश अच्छा है। जो लोग कहते हैं कि इस देश में अच्छा नहीं है, कुछ भाईचारा नहीं है, अरे भाई साहब, भाईचारा नहीं होता तो आजादी के समय इस देश में जो पॉपुलेशन थी अन्य धर्मों की, वो देख लीजिए, और अन्य जो देश है हमारे पड़ोसी, वहां देख लीजिए, हमारे हिंदू घट गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में घट गए, खत्म हो गए, और हमारे यहाँ जो अन्य धर्म है बढ़ गए। यानी कि हम अच्छे लोग हैं, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। तो भैया, डकैत के बाद एक शब्द आता है माफिया। तो भैया, माफिया पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या आपके विचार क्या हैं लेकर? देखिए, माफिया पर सब कुछ तो योगी जी ने कह दिया। योगी जी ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। अभी माफिया कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आप समझिए कि आपने पूछा कि डकैत हैं, तो या तो घोड़े पे चल के आ रहा होगा, या तो जंगल में होगा, पर कुल मिला के ऐसा कि वो समाज से कटा होगा, वो घरों के बीच में नहीं रहेगा, घरों से दूर रहेगा, कहीं किनारे रहेगा, जंगल में बचने का प्रयास करेगा कि कोई मुझे जल्दी देखे ना, मेरी फोटो ना आए, मेरा इंटरव्यू ना आए। बट माफिया चाहेगा कि वो लोगों के बीच में रहे, उसकी फोटो आए, उसको लोग कवर करें, उसकी रील्स बने, हवा में बंदूकें लहरा देना, किसी को चलते सड़क में गोली मार देना, किडनैप कर लेना, किसी बहन की इज्जत लूट लेना, ये सब काम माफिया करते हैं।
और अभी ये तो माफिया जो मैंने बता दिया, ये आपको बताया मैंने 2000 के बाद 2015 तक के ये माफिया है जो ऐसा करते थे। अब इसके बाद के माफिया कैसे हैं? घर में खाने को नहीं है, बट रील ऐसी है कि माफिया, समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसे माफिया हैं जो सिस्टम में है, मतलब बालू चोरी करना है तो माफिया, बालू माफिया। क्यों आप माफिया हैं? क्योंकि आप प्रकृति की असमत लूट रहे हैं। जिस नदी की जान होती है बालू, उसको आप निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि व्यापार है। क्यों ऐसा व्यापार कर रहे हैं? अंगुली माला की कहानी सुनी आपने? इसे चित्रकूट के थे महर्षि वाल्मीकि, हाँ। जो युवा अवस्था में चोरी डकैती करना, लूटपाट करना ये करते थे वो। सबको पता है कि संत मिले, उन्होंने पूछा कि क्या है जो तुम कर रहे हो, क्या आपके परिवार वाले से सहभागी हैं? पूछना जरा, तुम्हारी बाप की कमाई खाते हैं, उनको ठीक लगता है? पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया कि तुम्हारा आप करते हैं कमाई, हमें क्या पता आप कैसे लाते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे ही माफियाओं को अपने घरों में पूछना चाहिए। वैसे अब तो ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि घर वाले भी कहेंगे भाई मॉल घूम रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गाड़ी आ रही है, तुमको भी कोई खास मतलब नहीं है। अब वो परिवार भी नहीं है कि मेरे घर में टाइल्स काहे की लगी है, लूट की टाइल्स है। माफिया जो है उनकी टाइल्स है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, ऐसो आराम करना है। इसके भुक्तभोगी लोग बाद में होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नया ट्रेड है माफियाओं का, ये बदलना चाहिए और हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि वो कैसी कमाई खा रहा है। ये बहुत आवश्यक है जीवन में। जैसा अन्न वैसा मन। जैसा खाएंगे, मतलब जैसी कमाई करेंगे खाएंगे, वैसा ही आपका जीवन बढ़ेगा। और गलत कमाई हमेशा बहुत तेजी से दिखती है और आदमी कहता है कि भगवान मान रहा है उस बंदे को, लक्ष्मी मान रही है। लेकिन उसी व्यक्ति की अवनति उसी 40 साल में हो जाती है। तब फिर आदमी कहता है कि देखो, तो इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। तो भैया मंदाकिनी नदी की साफ सफाई को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंदाकिनी नदी कोई आम नदी नहीं है। बहुत सारी आम नदियां हैं देश में जो अ, उतनी खास नहीं है, सिर्फ कह सकते हैं कि जीवन धारा है। बट हमारी मंदाकिनी नदी चित्रकूट की जीवन धारा होने के साथ साथ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। मतलब ऐसा कि आपके पूर्वजों से जिसका जुड़ाव हो, माता अनसुईया के तपोबल से ये हमारी मंदाकिनी प्रकट हुई थी। भगवान राम के दर्शन करने आई थी, मतलब वो भी थी यहाँ पे दर्शन करने के समय, उनको इंतजार था कि भगवान राम आएंगे। और उस नदी में, जिस नदी में ईश्वर ने स्नान किया हो, उस नदी में, जिस नदी में बहुत सारे संत आज भी स्नान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। टाठी घाट जैसे घाट भी हैं जहां मां मंदाकिनी के आंचल से थालियां निकलती थी संतों के खाने के लिए। मंदाकिनी नदी में आज भी जो पूरे केवट हैं वो रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी सिर्फ नदी नहीं है, मंदाकिनी नदी एक धार्मिक महत्व रखने वाली जीवन धारा है। और मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि नदी आम नदियां हो सकती हैं, पर मंदाकिनी के आगे माँ लगा हुआ है और माँ का आंचल मैला हो रहा है। मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था कि माँ गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये इसके ठीक है, ऊपर एक गाना भी बना हुआ हाँ, शायद। ये गाना भी था। तो हमारी मंदाकिनी मैली हो रही है उन पापियों के पाप धोते धोते जो अपना आश्रम बनाए हुए हैं, जो होटल्स बनाए हुए हैं, जो अपना घर बनाए हुए हैं, जो वहां पर पिकनिक स्पॉट बनाए हुए हैं। ऐसे पापियों की वजह से हमारी माँ का आंचल गंदा हो रहा है। मैंने एक डिप्टी सीएम भी आए थे, दोनों, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, दोनों से मैंने पूछा था कि हमारी माँ मृत्यु सैया पर है। उन्होंने कहा था कि ये शब्द गलत है। मैंने कहा शब्दों में क्या रखा है सर, जो सही है वो सही है। मंदाकिनी नदी नाले में तब्दील हो गई है, तकरीबन आधा सैकड़ा गंदे नाले नदी में गिर रहे हैं। कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है, कोई भी आपके पास तकनीक नहीं है अब तक कि आप ये कर पाए हो। आपने बड़े बड़े सिर्फ वादे किए। कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदाकिनी पुत्र खुद को कहला रहे हैं पिछले 2 दशक से, कुछ नहीं कर पा रहे। कारण ये है कि जो सफाई नदी की बाढ़ के समय होती है, पानी बरसने पे, वो काम को लोग बाकी के दिनों में करके फोटो खिंचा लेते हैं। सिल्ट सफाई कर दिया, कचरा हटा दिया, ये कर दिया, ठीक है, ये प्रयास भी अच्छा है। बट ये प्रयास नाकाफी तब होता है जब आप जिम्मेदारों को ये नहीं कह पाते कि नाला टैपिंग करना है। कुछ ऐसे नेता हैं जो कसम खाते हैं कि हम अगर जीत गए तो मंदाकिनी साफ हो जाएगी। भाई गंदगी मत करो, अपने आप साफ हो जाएगी। मैं तो यही कहता हूं, नदी में खुद को निर्मल बनाने की क्षमता होती है, जैसे मनुष्य के अंदर होता है।
आप चाहें तो आप गुटखा करें, दारू पिए तो आपका शरीर खत्म। अगर आप चाहें ईश्वर की आराधना करिए, सात्विक रहिए, चरित्रवान रहिए, तो आपका शरीर बनेगा। तो ये सारी चीजें व्यक्ति के ऊपर होती हैं। खून से पत्र भी लिखा था मैंने एक बार, कुछ लोगों ने उसकी भी आलोचना की थी कि खून से लिखने की क्या जरूरत थी। मेरी माँ है, उसका आंचल गंदा है, प्रदूषित हो रही है, मेरी माँ मृत्युशैया पर है, खत्म होने वाली है। उस माँ को बचाने के लिए क्या मैं एक बूंद खून भी नहीं दे सकता? मैंने पीएमओ को पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री जी को लिखा था खून से, और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि मंदाकिनी हमारे हृदय की क्या स्थान है उसका हमारे हृदय में। ठीक है, मैं माँ बार बार बोल रहा हूं, और मेरी माँ के साथ या हमारी माँ के साथ जो भी अन्याय करेगा, जो भी उसे मारने की कोशिश करेगा, यकीन मानिएगा आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। अगले 10 सालों में ऐसे सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये मैं मुखर होके कह रहा हूं, और ये मेरी माँ का संदेश है जो उसका पुत्र बोल रहा है। मेरी मंदाकिनी नदी, हमारी मंदाकिनी नदी को प्रदूषित करने वाले, उस पर अतिक्रमण करने वाले, उस पर अपना मलमूत्र गिराने वाले, वो आश्रम के भी हैं, होटल के भी हैं, पाखंडी हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आप उसे छेड़ेंगे वो आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि आप उसके आंचल में हैं, वो आपके आंचल में नहीं है। मंदाकिनी एक नदी है, आप एक कीड़े हैं। कीड़ा अगर गंदगी करेगा तो एक समय तक नदी इंतजार करेगी। आप प्रदूषण नहीं रोक पा रहे, जिस वजह से मछलियां खत्म हो रही हैं, केकड़े खत्म हो रहे हैं, जलीय जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। और वो छोड़िए, आप अनसुईया जी से मानते हैं कि उद्भव स्थल है मंदाकिनी का, और स्फटिक शिला तक आते आते गंदी हो जाती है। टाठी घाट पिकनिक स्पॉट, अभी पिछली बार में गया था, मतलब अभी 2 हफ्ते हुए, बहुत सुना था मैंने, रील इंस्टाग्राम में देखा था। मुझे नहीं पता था कि वो रील इंस्टाग्राम की युवाओं का जाना ही उससे नरक बना देगा। वहां पर रहने वाले संतों को कहा जाता था कि ओरिजिनल संत रह रहे हैं। आज वहां पर बियर की बोतल है, ब्लू है पानी पानी, गर्मी ज्यादा पड़ती है तो टाठी घाट जा रहे हैं। टाठी घाट में जाके कोई भी तपस्या नहीं कर रहा है, ना कोई संतों से मिल रहा है। वहां पे जाके पार्टी होती है, ठीक है, वहां पे दारू पीते हैं, ठहाके लगाए जाते हैं। ठीक है, ठहाके लगाने वाले लोग ये भूल रहे हैं कि कोई सुन रहा है, बड़ी शांति से सुन रहा है। संतों को वहां से छोड़ के जाना पड़ रहा है स्थान। तो मंदाकिनी नदी का उद्भव स्थान अनसुईया जी है। अनसुईया जी से 2 किलोमीटर आगे आते हैं, वहां भी आपने उसको नरक कर दिया। ठीक है, यकीन मानिए चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है, लेकिन इस तपोस्थली को अपने पानी से सींचने वाली मंदाकिनी है। अगर वो खत्म हो जाएंगी, यहाँ का तप खत्म हो जाएगा। फिर इस भगवान कांतानाथ की परिक्रमा करने वाले लोग जो कहते हैं कि हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी मंदाकिनी नदी के पानी से सिंचित है। उनके भी पर्वत में जितने भी जीव रह रहे हैं भगवान राम के आशीर्वाद से, वो भी उसी से फलीभूत हो रहे हैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बस एक छोटा सा प्रयास है। मैं कह रहा हूं कि मैं मंदाकिनी पुत्र नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा मंदाकिनी पुत्र हूं, बट हाँ, उसकी गोद में रहने वाला एक ऐसा पुत्र जो ये कह सकता है कि मंदाकिनी पुत्र तब बनो जब पुत्र का कर्तव्य निभा दो। नदी खुद आएगी प्रकट होने, आपको कहेगी कि आप पुत्र हो। तभी तो भागीरथ प्रयास लोगों ने किए हैं। सबको पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो नदी को लेके आए हैं, आसमान से लेके आए हैं। भागीरथ प्रयास किया है, भागीरथ शब्द ही है। तो ये एक इच्छा है, मैं चाहूंगा कि माननीय मोदी जी दखल करें। नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्टों के आड़ में जो लोग खा रहे हैं हमारे चित्रकूट में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से करोड़ों का बजट ले लेती है, 4 दिन का ड्रामा दिखा करके 4 मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बुला करके। ऐसी संस्थाएं ही खा रही हैं मंदाकिनी को। आप पक्के घर बनवा दे रहे हो, स्रोत खत्म कर रहे हो, फिर अतिक्रमण हो रहा है, फिर आप वहां पे अपना एक ड्रामा फैलाते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, करोड़ों की सफाई करने से अच्छा है नदी को छोड़ दो 60 दिन, फिर देखो कैसे साफ साफ होती है। मैं तो कोविड के समय देख रहा था कि सब कुछ साफ हो गया था। आदमी अगर अपने आप को समेट ले 4 दिन के लिए, तो प्रकृति अपने आप स्वस्थ महसूस करने लगती है। तो आप समझ लीजिए कि हम और आप जो मनुष्य हैं कितने जहरीले हैं। 4 दिन हम ब्लू है पानी पानी करते हैं, नदी गंदी हो जाती है। तो खतरा हमसे है, हमें सुधरना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हम जो आने वाली नस्ल है
उनको सिर्फ हम मंगल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप फिर एलन मस्क के सहारे मंगल जाइए और यहाँ सब कुछ वैसे भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। और सर ने बहुत ही कीमती वक्त हमारी बांदा पॉडकास्ट की टीम के लिए निकाला, तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और मैं सर से कहना चाहूंगा कि हमारी बांदा पॉडकास्ट की ऑडियंस के लिए और खासकर युवाओं के लिए दो शब्द कहें। बांदा पॉडकास्ट की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ऐसा मानना है कि पॉडकास्ट एक नया कल्चर है जो उन बातों को आपके अंदर से निकालता है जिनको आपने जिया है, महसूस किया है। हर आम व्यक्ति का पॉडकास्ट होना चाहिए, उसे खुद रिलीज करना चाहिए या आप जैसे युवा साथियों की मदद लेकर के कार्य करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग खुद जो आप लोगों की समझ थी इस पॉडकास्ट में, जो मुझे लगा, मैंने पूरा प्रयास किया उन प्रश्नों का जवाब देने का। और बहुत सारी गलतियां होती भी हैं लोगों से, बट मेरा ऐसा मानना है, जो खास संदेश है मेरे युवाओं के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे युवा साथी दो बातों में बड़ा विशेष ध्यान दें कि न जियो किसी अभाव में, न जियो किसी प्रभाव में। ये जिंदगी है आपकी, जियो अपने स्वभाव में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे गलत एक दस्तखत के कारण एक चेक बाउंस हो जाता है और आपकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है, वैसे ही दोहरे चरित्र के कारण आपका जीवन बर्बाद होता है। इसलिए एक चरित्र रखिए, एक स्वभाव रखिए और जिंदगी को उत्कृष्ट बनाइए, लोगों के काम आने वाली बनाइए और इस धरती को बचाने वाली बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बांदा पॉडकास्ट की पूरी टीम को धन्यवाद और आप सभी साथियों को धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय बुंदेलखंड।